देखो एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने कल आपकी जलवायु संबंधी कारक है वो पढ़े थे। इसके अंदर हमने नेक्स्ट कारक पढ़ा वायुदाब और पवन संबंधी कारक। ठीक है, इस वायुदाब पवन संबंधी कारक में सबसे पहला आपके जो कारक है वो आएगा आपके जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो जेट स्ट्रीम आपके जो ऊपरी वायुमंडल है, ये वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, उस क्षोभ मंडल में चलने वाली लहरदार ये रोसबी पवने हैं। इन लहरदारों को हम क्या कहते हैं? रोसबी पवने भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो खोज है वो रोसबी ने की थी, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? रोसबी पवने भी कहते हैं। अगर इसके आपसे ऊंचाई पूछी जाए कि ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर चलते हैं या चलती है, तो ये आता है आपके 7.5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में इसकी कितनी गति होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति होती है 110 किलोमीटर प्रति हावर, और शीत ऋतु में कितनी गति होती है इसकी? 180 किलोमीटर प्रति हावर। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऋतु के अंदर जो जेट स्ट्रीम है वो सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, तो कौन सी में आता है? आपके शीत ऋतु में। अगर आपके कहें कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ को लाने में आपके कौन सी जेट स्ट्रीम सहायक है, तो वो कौन सी जेट स्ट्रीम? आपके पश्चिमी जेट स्ट्रीम सहायक है, क्योंकि आपके जैसे आपके जो भारत है, ये भारत इस दिशा में है, और जब ऊपर की से हवाएं चलती हैं तो ये क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं। तो जब आपके जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये आपके भूमध्य सागर से उड़ता है, और भूमध्य सागर से पानी लेकर आपके भारत में वर्षा करता है, तो इसीलिए उन हवाओं को क्या करती है? ये गति प्रदान करती है। ये हवाएं क्या करती है? उनको धक्का देती है कि आप जाओ और भारत में वर्षा करो। ठीक है, तो ये ऊपर चलती है, तो ऊपर से क्या करती है? जो पश्चिमी विक्षोभ है या फिर आपकी जो मावट जिसको हम बोलते हैं, सर्दियों की वर्षा, उसको लाने में बहुत बड़ी सहायक के रूप में प्रकट होती है। दूसरा आपका अगर आपसे ये पूछ ले कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लाने में कौन सी जेट स्ट्रीम सहायक है, तो वो आती है आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे कि आखिर पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसे मानसून आता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसे सहायक होती है, और भी बहुत सारे कारक होते हैं वो किस प्रकार मानसून को लाने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगर अब आपसे ये पूछे कि भारत में अध्ययन किसने किया था जेट स्ट्रीम का, तो वो किसने किया था? पी कोटेश्वर ने में किया था। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा, या इसका जो नेक्स्ट कारक है वो देखा हमने ITC-Z, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो आपके किस प्रकार का क्षेत्र है? निम्न वायुदाब का। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ITC-Z है, और ये ITC-Z क्या है? यहाँ पर जो तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तापमान बहुत ज्यादा रहने के कारण क्या होती है? हवाएं क्या करती है? ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठने के बाद में ये क्या करती है? फैलती है, और यहाँ पर 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री के बीच में आकर क्या करती है? वापस से नीचे की ओर उतर जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करती है? वापस से आके उतर जाती है। तो अभी इसका मतलब होता है अभिसरण, मतलब कि दूर जा रही है। ठीक है, दूर जाने को तो क्या कहते हैं हम? अभिसरण। और जब नीचे आती है उसको हम क्या कहते हैं? अपसरण। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या होता है कि चलो ठीक है, हमने ये तो मान लिया भाई निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इसके अंदर सर्वाधिक ही तो वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोरियोलिस बल है, जो कोरियोलिस बल है, ये बल क्या होता है? शून्य पाया जाता है। ये कोरियोलिस बल क्या है? शून्य मिलता है इस अभिसरण क्षेत्र में। अब आप पूछोगे कोरियोलिस बल क्या होता है? जो पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब क्या है? एक जगह घूमता है। जब घूमता है तो एक तरीके से आभासी कुछ एक बल महसूस होता है, उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे मान लो आप अपना हाथ घुमाओगे, अगर हाथ घुमाओगे तो उससे भी एक आभासी एक बल महसूस होगा जो आपको खींचेगा, है ना? गति बढ़ जाती है, तो उसको क्या करते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। और ये कोरियोलिस बल है, ये आपके ITC-Z में क्या होता है? बिल्कुल शून्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शून्य, या आप निम्न भी बोलते हो। और अगर सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक आपके यहाँ पे ध्रुवों पे मिलता है। अगर आपके कोरियोलिस बल पूछे कि सर्वाधिक तो कहाँ पे है? ध्रुवों पे, और सबसे कम कहाँ पे मिलता है? आपके ITC-Z पे। और निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी कौन सा है? ITC-Z। इसीलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती। अब ये क्या करता है? जैसे आपकी भूमध्य रेखा है ना? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? सूरज
2 बार चमकता है, लेकिन कर्क रेखा पर क्या होता है? 1 बार, और मकर रेखा पर भी 1 बार। जब सूरज ऊपर की ओर जाता है, जब सूरज क्या करता है? ऊपर की ओर जाता है, तो ये जो आईटीसी जेड है, ये आईटीसी जेड ऐसे चली जाती है। जब सूरज ऊपर की ओर जाता है, हमेशा याद रखना, जब भी सूरज जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे क्या होता है? 5-5 डिग्री जो पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री नीचे की ओर खिसक जाती है। 5-5 डिग्री क्या करती है? नीचे की ओर खिसक जाती है। तो इसीलिए जैसे आपके ये वाला जब सूरज आपकी कर्क रेखा पर चमकता है, तो ये जो आईटीसी जेड है ये क्या करती है? ऊपर की ओर चली जाती है और ये तिब्बत के पठार से होकर गुजरती है। और जैसे ही मकर रेखा पर जाता है तो नीचे की ओर से चली जाती है। जितना गर्म क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र से गुजरेगी। और तिब्बत का पठार जब कर्क रेखा पर होता है, जब ये सूरज कर्क रेखा पे होता है, तो तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण आईटीसी जेड क्या करती है? इसके ऊपर से गुजरती है। चट्टानों के कारण जो तिब्बत का पठार है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण आईटीसी जेड है उस क्षेत्र से गुजरती है। लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके जलीय भाग है, जलीय भाग होने के कारण जल ज्यादा ठंडा नहीं होता, जल है वो जल्दी से गर्म नहीं होता। गर्म ना होने के कारण क्या होती है? आईटीसी से थोड़ी ज्यादा दूर ना जाकर यहीं पर रुक जाती है। स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग से गुजर जाती है, क्योंकि जलीय भाग से याद रखना, जलीय भाग जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो इसलिए गर्म ज्यादा नहीं होता, और गर्म ज्यादा ना होने के कारण ये आईटीसी जड़ है जो स्थल भाग से गुजर जाती है, तो नीचे ज्यादा नहीं जाती। लेकिन जैसे सूरज का उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, इसके कारण क्या होती है? जो पेटियां होती है वो 5-5 डिग्री के ऊपर खिसक जाती है। जैसे आपके अगर जैसे 30 से 35 डिग्री का जो पेटी है, वो आपके यहाँ पे आपके 40 से 35 तक चली जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर खिसकती जाएगी। यहाँ तक क्लियर कि आईटीसी जेड आखिर होता क्या है? बस इतना याद रख लेना, ये तो आपको समझाने के लिए था। बाकी इतना याद रख लेना, अंत उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और ये आपके जब ग्रीष्म ऋतु होती है, इसमें ये लिख लो, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में, या ऐसे लिखो आप, तो सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण में या उत्तरायण पर यह तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार तक चला जाता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण मतलब उत्तर गोलार्ध में जाने पर ये तिब्बत के पठार तक चला जाता है। याद है? क्लियर? ये मैटर समझ में आ गया आपको कि क्या है? आईटीसी जेड है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, अभिसरण से दूर दूर चली जाती हैं, और फिर जो आपकी 30 से 35 डिग्री की पेटी आती है जो उच्च वायुदाब की होती है, यहाँ पर आकर ये जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर उतर जाती है, और इस वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब मिलता है। जो 30 से 35 डिग्री का है वहां पे उच्च वायुदाब मिलता है, ये अपसरण के नीचे नीचे गिर जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर कोरिलिस जो बल है वो 0 डिग्री मिलता है, या फिर शून्य के रूप में मिलता है। निम्न कोरिलिस बल मिलता है। अगर आपको ज्यादा पूछे तो ज्यादा ध्रुवों पर मिलता है। ठीक है, अगर आप ये पूछे कि ये मानसून को लाने में किस प्रकार सहायक है, तो ये क्या करता है? सूर्य के उत्तरायण होने पर तिब्बत के पठार में स्थित हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर तिब्बत के पठार में स्थित हो जाती है तो वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र मिल जाता है, और निम्न वायुदाब के क्षेत्र होने के कारण हम किस प्रकार से जो मानसून है उसको ये प्रभावित कर सकती है, तो वो जब मानसून पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी तक तो सिर्फ इतना ही समझो। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये तो हुए आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे मानसून की गतिविधियां। मानसून की गतिविधियां, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऋतु के अंदर आखिर में क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपके आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु, ठीक है। अब शीत ऋतु में हम देखते हैं कि कौन कौन सा मानसून आता है, कौन कौन सी किस प्रकार से वर्षा होती है, तो वो देखेंगे। तो शीत ऋतु कब से कब तक चलती है? हाँ, मध्य नवंबर से। अरे शीत ऋतु नवंबर में नहीं होती क्या? ठंड नहीं पड़ती क्या? नहीं पड़ती। मध्य नवंबर से
फरवरी तक। मध्य नवंबर से फरवरी तक। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपके शीत ऋतु के अंदर सबसे पहले आता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ को हम भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। इसी को हम वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस भी कहते हैं। इसी को हम वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस भी कहते हैं। और इसी को हम शीतकालीन चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, अन्य अन्य नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम कहें कि इसको और को किस किस पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्योंकि भूमध्य सागर से उठता है तो भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट मतलब आपके पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से आने वाला डिस्टर्बेंस जो कि अपने जलवायु है उसको थोड़ा सा तहस नहस कर देता है, तो इसलिए हम उसको वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। और शीतकालीन के अंदर होता है तो शीतकालीन चक्रवात भी इसको कहा जाता है। पहले हम समझते हैं कि आखिर में है क्या ये, तो चलो देखते हैं। मैप बना दूं एक, समझ जाओगे ना। बढ़िया ना, ऐसे बनता है ना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना, काफी ऐसे तो मैप तो बन ही गया है ना। ऑस्ट्रेलिया भी बना ही देती हूँ, वरना फिर कहोगे ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ दिया। बढ़िया क्या ऑस्ट्रेलिया, एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा नीचे बढ़ता है, ये उधर बनता, बट कोई दिक्कत। ठीक है, देखो पहले तो ये देखते हैं कि हम आपके भूमध्य सागर है कहाँ। ठीक है, तो आपके जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है यहाँ पर, इस जगह। तो पहले तो आप देखो भाई है आखिर कहाँ है, तो भारत कहाँ है अपना, ये रहा भारत, इंडिया। ये आपके पूरा क्या है, नहीं, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जिसके अंदर आपके यूरोप आता है और एशिया आता है। ठीक है, दोनों आते हैं, यहाँ से बीच में से कट जाता है, कटता तो क्या ही है, मतलब आधा आधा पार्ट हो जाता है। ये आपके अफ्रीका। ठीक है, ये क्या है आपके अफ्रीका। ये आपके दक्षिण अमेरिका, ये आपके दक्षिण अमेरिका। ये आता है आपके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह जो सागर मिलता है, खारा सागर है, मतलब लवणीय मात्रा है, लवणीय मात्रा को इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। और ये ऐसा सागर है जिसका नाम आसपास के क्षेत्रों पे पड़ा, मतलब ये भूमि से घिरा हुआ होने के कारण इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। अब बहुत ज्यादा खारा पानी है इसके अंदर, ऐसा मतलब है ना मीठा है, पी मतलब है ना, खारा पानी है। क्या होता है, मैंने भी आपको बताया ITC-Z। ठीक है, एक आपको पता है स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम का काम देखते हैं। सबसे पहले आपकी भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, पहले तो हम ये देखें कहाँ से गुजरती है। ऐसे गुजरती है, हाँ यहीं से गुजरती है, टेंशन मत करो। हाँ ये बीच हुआ नहीं, अभी तक नीचे का पार्ट है मैंने छोड़ दिया।
जिसमें आपके अंटार्कटिका वगैरह आता है, बाकी है बीच में ही। तो यहाँ से क्या करती है 0 डिग्री, जो कि आपकी क्या है भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती है 0 डिग्री। अब जो जेट, मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो सूरज है उत्तरायण होता है तो जो पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और दक्षिणायन होता है तो पेटियां क्या करती है दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो अब शीत ऋतु में जो सूरज है वो कहाँ पर रहता है, हाँ कहाँ पर रहता है, दक्षिण की ओर, मतलब आपके मकर रेखा पर, मकर रेखा पर रहता है। तो वैसे तो आपकी जो आपकी पेटी है जो 30 से 35 डिग्री की पेटी है, ये 30 से 35 डिग्री की जो पेटी है वो वैसे तो यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इस जगह से गुजरती है, इस जगह से, आप मानो अभी तो भूमध्य सागर देख रहे हैं ना, इसलिए इस जगह से गुजरती है। लेकिन जैसे ही आपके जो सूरज है वो दक्षिणायन होता है तो पेटियां क्या करेगी नीचे की ओर खिसकेगी। तो जो आपके 30 से 35 डिग्री की जो पेटी थी वो आपकी इस जगह से गुजरने लग जाएगी। जो 30 से 35 डिग्री की जो पेटी थी वो आपकी कहां से गुजरेगी, भूमध्य सागर के बिल्कुल ऊपर से। जो 30 से 35 डिग्री की पेटी भी मैंने बताई थी ना, जहां पर हवाएं आकर गिरती हैं, तो वो कहां पर गुजरने लग जाएगी आपके इस भूमध्य सागर से। ठीक है, मतलब इसके थोड़ा सा इधर यहीं तक रह जाएगी, इस जगह तक। देखो पहले तो ये समझो, एक चीज समझो, हमारे जो ग्लोब है इस ग्लोब पे 3 प्रकार की हवाएं चलती हैं जो पूरे विश्व में चलती हैं। सबसे पहले अगर हम कहें कि आपके 0 से 30 तक चलती है आपकी व्यापारिक हवाएं, ठीक है, व्यापारिक हवाएं। उसके बाद में चलती है आपके आप मान लो 60 तक, तो उसको हम बोलते हैं पछुआ हवाएं, पछुआ पवने, ये पछुआ हवाएं, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ से चलती है इस तरीके से, और व्यापारिक हवाएं चलती है इस तरीके से। दोनों गोलार्धों में चलती है, ऐसे नहीं है एक ही में चलती है, दोनों गोलार्धों में चलती है। ये इधर से 30 डिग्री आ जाएगा, इधर से 60 डिग्री आ जाएगा, और फिर 90 तक आ जाएगा आपके ध्रुवीय पवने। ठीक है, ये 3 प्रकार की पवने चलती हैं, ये पूरे विश्व में चलती हैं। इसमें सबसे पहले व्यापारिक, इससे क्या होता था पहले जो जहाज जाते थे ना उनको थोड़ा सा ये हवाएं चलती थी ना, तो ये हवाएं थोड़ा सा सहारा लगा देती थी, तो हवा वो जो जहाज है वो जल्दी से पहुंच जाते थे, इसलिए इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये पश्चिम की तरफ से चलती है, पश्चिम की तरफ से चलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पछुआ हवाएं, और ये आपके ध्रुवों पर चलती है तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको ध्रुवीय पवने। अब देखो, अब मैंने कहा कि पछुआ हवाएं, ठीक है, ये क्या था पछुआ हवाएं। अब ये पछुआ हवाएं क्या करती है, 30 से 35 डिग्री की जो पेटी है वो कहां पर खिसक गई, यहाँ नीचे की ओर खिसक गई। 30 से 35 डिग्री की क्या हुई, यहाँ नीचे की ओर खिसक गई। अब नीचे की ओर खिसकी तो मैंने क्या किया, 30 से 35 डिग्री के ऊपर कौन सी हवाएं चलती है, 30 से 35 डिग्री के ऊपर कौन सी हवाएं चलती हैं, 30 से 35 डिग्री के ऊपर कौन सी हवाएं, पछुआ हवाएं। और ये कैसे चलती है, इस तरीके से, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये हवाएं क्या करती है, इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देती है। चलिए, दक्षिण होया, जो ये सूरज है ये दक्षिणायन हुआ, तो दक्षिणायन होने के कारण हवाएं कैसे चली, बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर से। और फिर मैंने कहा कि जेट स्ट्रीम कहां से चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये यहाँ पे कहाँ पे चलती है, इस उत्तरी मैदान में। शीत ऋतु है ना, तो शीत ऋतु में कहाँ चलेगी, उत्तरी जो गंगा का मैदान है वहां पर। तो ये जेट स्ट्रीम है वो भी ऐसे ही जा रही है, पछुआ हवाएं हैं वो भी ऐसे ही जा रही है। तो थोड़ा पछुआ हवाओं ने दाब लगाया, और थोड़ा क्या किया, जो जेट स्ट्रीम है उसने अपना दबाव डाला। तो इससे क्या हुआ कि जो सारी हवाएं हैं वो किस तरफ चली गई, इस तरफ। इसीलिए सबसे पहले भूमध्य सागर से जब कोई भी हवा है, जब वो किसी भी सागर से चलती है, कोई भी आपके कोई भी मान लो कोई महासागर है, कोई झील है, कोई तालाब है, कहीं से भी अगर कोई भी हवा अगर उस तालाब के ऊपर से चली गई, वो हमेशा पानी उठाएगी। ठीक है, तो यहां से चली तो भूमध्य सागर से पानी उठा लिया, अब भाई आगे चलेगी तो पानी तो गिराएगी वो अपना, फिर यहाँ पर आ जाता है आपके कैस्पियन सागर। तो इस कैस्पियन सागर से फिर हवा वो पानी उठा लेती है, और पानी उठाकर कहाँ पे वर्षा करती है, अपने भारत में गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण फिर वहां से नमी धारण कर लेती है हवा, हाँ भाप के रूप में नमी, अरे ऐसे हाथों से नहीं करती,
हाँ, भाप के रूप में, हाँ, गर्म होती है तो वो भाप, शुष्क हवाएं रहती है, फिर वो जब शुष्क हवा होती है ना, तो शुष्क हवा के अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि हाँ, हम अब पानी उठा सकते हैं, तो वो नमी धारण कर लेती है भाप के रूप में, और फिर ले जाके वो ऊपर संघनन होता है। संघनन होने के कारण आगे जब चलती जाती है, जहां पे भी पर्वतीय क्षेत्र आता है उसे टकराती है और वहीं पे वर्षा कर देती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। इसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इसीलिए मैंने कहा था पश्चिमी विक्षोभ मतलब पछुआ पवनों से अगर जो बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठ रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, भूमध्य सागरीय चक्रवात। और शीत ऋतु में होता तो शीतकालीन हो गया। और पश्चिम वेस्टर्लीज डिस्टर्ब मतलब पश्चिम से आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस। यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर लिखो तो, ये मैप समझ में आ गया क्या, थोड़ा सा घिच पिच हो गया। अच्छा, 60-70% क्यों, इसमें बाकी का 40% कहाँ चला गया, कौन सी हवाएं, ये वाली, ये तो आती है शायद तुम लोगों को, है ना, तो तीनों ये हवाएं चलती है विश्व में, चलती है, चलती है तो चलती है, हाँ, चलती है तो चलती है, क्या कर सकते हैं। हाँ, अब कौन सी हवाएं समझ में नहीं आई, देखो, ये आपके 0 डिग्री, मैंने आपको बताया है कि जब भी सूरज उत्तरायण होता है तो जो आपके पेटियां है ना, इनकी पेटियां होती है, जैसे आपके 0 से 5 डिग्री की पेटी है, फिर ऊपर होती है वो आपके 30 से 35 डिग्री की पेटी रहती है, ये डिसाइडेड है। फिर ऊपर रहती है 60 से 65 डिग्री की पेटी, और फिर 90 डिग्री की होती है। तो ये क्या करती है, थोड़ी 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 ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स यहीं पे रहती है, वो तापमान के अकॉर्डिंग होती है। तो सूरज आपके मकर रेखा पर आया, क्योंकि सर्दियों में कहाँ पे रहता है, मकर रेखा पर, तो यहाँ पर आ गया, तो ये पेटियां भी क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी नीचे खिसकेगी, ये 0 डिग्री आपके 5 डिग्री पे आ जाएगी, और थोड़ी सी आपके जैसे ये 30 से 35 की है, ये आपकी थोड़ी सी नीचे खिसक जाएगी, तो ये क्या करेगी, इस जगह से आ जाएगी, इस जगह से आ गई। तो मैंने अभी बताया कि जो 30 से 35 डिग्री के ऊपर है, वहां पे पछुआ हवाएं चलती है, क्योंकि वहां पर अभी हमने देखा था हवाओं का अपसरण हो रहा था ना 30 से 35 पे, तो हवा अपसरण हुआ, तो अपसरण होके क्या करेगा, हवाएं वहां तो रुकेगी नहीं, जाएगी, तो वो उनकी एक तरीके से दिशा बदल जाती है और वो पछुआ पवनों में हो जाती है। तो ये हवाएं कैसी चल जाती है, इस तरीके से। यहाँ पर आ गई तो हवाएं तो चलेगी, पेटी चेंज हुई है, हवा तो चेंज नहीं हुई, तो पेटी अगर यहाँ पर आ गई तो हवा तो फिर भी ऐसे ही चलेगी। तो अब यहाँ से चलेगी तो यहाँ पर इसको सागर मिल गया, सागर मिल गया, उसने नमी धारण कर ली, नमी धारण कर ली, यहाँ पे वर्षा कर दी। अब फिर थोड़ा सा शुष्क हो गई, यहाँ पर फिर सागर मिला इसको, कैस्पियन सागर, काला सागर यहाँ पर है। ठीक है, तो और छोटी मोटी झीलें भी हो रही होंगी, छोटी मोटी झीलें भी होगी आसपास में, और यहाँ पे नदियां भी अपनी बहती है। तो उनमें से क्या करती है, जैसे हवाएं वहां से गुजरेगी, पानी उठा लेगी, नमी धारण कर लेगी, नमी धारण करेगी तो यहाँ पे भारत में आकर इस वाले क्षेत्र में आकर वर्षा कर देगी। अब बादल ध्यान रखना, जो भी बादल होते हैं, जो भी बादल होते हैं, वो बादल क्या करते हैं, किसी भी हिमालय पर्वत से, ये पर्वतीय क्षेत्र से टकराते हैं और वहीं पर वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा समझ लो, आपको समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में वैसे नहीं आएगा, समझाने के लिए है कि किस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ आता है। अब इसके अंदर थोड़े से हम फैक्ट्स देखते हैं, इसी पश्चिमी विक्षोभ में फैक्ट्स लिखना, इसको राजस्थान में, राजस्थान में मावट कहते हैं, मावट कहते हैं। ये शीत ऋतु में बोई जाने वाली, बोई जाने वाली फसलें, जैसे कि आपके गेहूं, इसके लिए क्या है, गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में कही जाती हैं, गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में कही जाती है। इसके अलावा अगर हम इसको कहें कि इससे वर्षा कितनी होती है, तो इससे जो वर्षा है, ये वर्षा होती है आपकी 18 mm से 25 mm तक। इससे अगर मान लो आपके पूछा जाए कि भारत में इससे वर्षा कितनी होती है, तो ये होती है 18 mm से 25 mm तक। जैसे इस बार आपकी माउट हुई थी ना, तो बस वही है। और उसमें आप लिखोगे क्या कुछ, हाँ, 25 mm। अगर मान लो आपसे इसमें पूछे कि वर्षा इसमें कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, तो इसमें जो वर्षा है
वो वर्षा राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आपके उत्तराखंड, थोड़ा यूपी भी आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, यहाँ तक वर्षा होती है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जो हवाएं हैं उसमें शुष्कता आती जाएगी, क्योंकि पानी तो यहाँ पे बरसा देगी। हम्म। गोल्डन ड्रॉप्स फसल नहीं होती है। गोल्डन ड्रॉप गेहूं, जैसे गेहूं है, गेहूं के लिए ये लाभदायक है। गेहूं की जो फसल है ना, सर्दियों में बोई जाती है, उसके लाभदायक है, इसीलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये जो पश्चिमी विक्षोभ की जो बारिश है उसको, हाँ, सोने की वर्षा, उस बारिश को, जो वर्षा होती है ना, उस बारिश को हम क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। फसल नहीं है, गोल्डन ड्रॉप्स उसको उपाधि दे दी गई एक तरीके से, कि ये गेहूं की फसल के लिए और जो भी सर्दियों में बोई जाती है उन फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है। तो इसलिए हम इस वर्षा है, इस वर्षा को क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। ठीक है, उसको हम कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, तो राजस्थान में होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम, मतलब आपके जो पश्चिम में वाले क्षेत्र है ना, उनमें वर्षा होगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पूर्व में जाते जाओगे, जो हवाओं में शुष्कता आती जाएगी, और शुष्कता आने से क्या होगा, फिर हवाएं बिल्कुल नॉर्मल आपकी बहती जाएगी। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया लिख लो कि कैसे कैसे आकर उठता है। तो ये क्या करती है? हाँ, राजस्थान में भी होती है। क्या हुआ? नहीं, जम्मू कश्मीर है। अरे नहीं, एंड लगाया मैंने, एंड ऐसे। भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से नमी धारण करके, भूमध्य सागर से नमी धारण करके पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सहायता से ये हवाएं, ये ऐसे लिखना, पछुआ हवाएं, हाँ, पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, सूर्य के उत्तरायण के कारण, सॉरी, दक्षिणायन के कारण। दक्षिणायन के कारण क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वह भारत में वर्षा करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ तक क्लियर? ये गोल्डन ड्रॉप्स जरूरी नहीं गेहूं के लिए, सरसों, बाकी बहुत सारी होती है, राई वगैरह, है ना, उनके लिए, सबके लिए गोल्डन ड्रॉप्स। हाँ, जो शीत वाली जितनी भी वो होती है ना फसलें, मटर के लिए, मटर कहते हैं ना, मटर के लिए हानिकारक होती है। मटर सर्दी, बारिश होएगी सर्दी पड़ेगी, बारिश होएगी सर्दी बढ़ेगी, और सर्दी बढ़ने के कारण मटर को क्या क्या होगा? वो कहते हैं ना, दावा लग जाता है। हाँ, तो मटर के लिए नहीं होता ना ये। मटर को अगर सर्दी लग जाती है ना, तो मटर है ना फिर ऐसे सूख जाते हैं, ऐसे अच्छे नहीं होते फिर। ऐसा बोलते हैं कि सर्दियां ज्यादा होती है तो मटर की जो फसल है वो अच्छी नहीं होती, तो ये उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकती इतनी ज्यादा। हाँ, इनके लिए ठीक है, कोई मतलब ये खराब नहीं होती है फसलें, लेकिन मटर पे ज्यादा हो गया ना तो फिर वो खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर इनका भी टेम्परेचर है, जैसे गेहूं है, तो इनको है ना आप, हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा सर्दी तो लगी जाती है मतलब सबसे ज्यादा, तभी तो मैंने कहा सबसे ज्यादा गेहूं को होती है, बाकी थोड़ी थोड़ी सबको हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसमें अपन दूसरा और देखते हैं अपना। दूसरा आता है आपके, पहले तो कौन सा था? पश्चिमी विक्षोभ। और दूसरा है आपके शीतकालीन वर्षा, या फिर लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्निंग मानसून। ठीक है,
लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून, या फिर इसको रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं। भारत का थोड़ा सा ऐसे ही नक्शा बना रही हूं मैं। ये पछुआ पवनों में आता है, पछुआ पवनों में आता है। पछुआ पवनों में ऐसे नॉर्मली समझा देती हूँ, वैसे आपके वो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है, बट नॉर्मली समझा देती हूँ। पछुआ पवनों में आपके जो दक्षिण के अंदर, जो दक्षिणी क्षेत्र है, 30 से 35 डिग्री के बाद के अंदर पछुआ पवनें चलती हैं। ऊपर का सिस्टम नीचे है, कोई दिक्कत ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो नीचे क्या होता है कि समुद्री इलाका ज्यादा है, स्थल भाग कम है। दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें समुद्र का जो भाग है वो ज्यादा है, स्थल का भाग कम है। तो पानी है, पानी के अंदर कोई रुकावट आती नहीं है। तो हवाएं क्या होती है, बिल्कुल तीव्र गति से चलती है। रुकावट ना होने के कारण हवाएं कैसे चलती है, तीव्र गति से चलती है। बिल्कुल सिल्की सिल्की सतह होती है, क्योंकि जो स्थल भाग है वहां तो फिर भी खुरदरी खुरदरी होती है। तो खुरदरी के अंदर क्या होता है, हवाओं को थोड़ा सा रोक मिल जाता है। लेकिन जल तो क्या है, सिल्की है, बिल्कुल स्मूथ है, और कोई रोक टोक है नहीं, कोई पर्वतीय क्षेत्र इतना ज्यादा होता नहीं है। तो क्या करती है, बिल्कुल तीव्र गति से चलती है। तीव्र गति से चलने के कारण इनको जो अक्षांश है, उन अक्षांशों के तहत अलग अलग होता है। जैसे भयंकर पचासा, मतलब जो 50 डिग्री पर चलती है उसको भयंकर पचासा बोल देते हैं। चीकता साटा, ये 60 डिग्री पे चलती है। और एक 40 पर होता है गरजता, गरजता चालीसा, तो वो 40 डिग्री पे चलती है। तो तीव्र गति से चलने के कारण इनको अलग अलग अक्षांशों के तहत अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो रिटर्निंग मानसून, ये मानसून होता है शीतकाल में, जब आपके जो अपना जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो चला जाता है, उसके बाद में आता है। इस टाइम पे क्या होता है कि ये जलीय भाग है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जलीय भाग है जल्दी धीरे ही ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है। तो अब शीतकाल है तो अभी तक तो गर्म ही है भाई, शीतकाल है अभी तक गर्म ही है। वो जब शीतकालीन जाता रहेगा ना भाई, जाने का वो टाइम हो जाएगा, तब फिर ये गर्म होगा। मतलब इसके तहत तुलना, देखो तुलना इससे चलती है, स्थल भाग से तुलना होती है इसकी, ये सीधी है। स्थल भाग मैंने आपको कहा जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है। गर्मियों में तो क्या रहेगा, गर्म। सर्दियों में कैसा रहेगा, ठंडा। ये अपोजिट कर लो उससे, धीरे ही ठंडा होता है, धीरे ही गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी अपेक्षा सर्दियों में ठंडा कौन सा रहेगा, स्थल भाग रहेगा। ठीक है। अब स्थल भाग रहता है तो मैंने आपको कल बताया था, अगर ठंडा रहेगा या शीत रहेगा तो वहां पे वो जो प्रेशर है वो कैसा होएगा, लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, सतह गर्म होते ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती है, और ऊपर उठते ही क्या होगा, नीचे की सतह पे निम्न वायुदाब। तो अब यहाँ पर तो शीत है, और शीत होने के कारण यहाँ पर हवाएं जो वायुदाब है वो कैसा होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, इसकी तुलना में क्या है, गर्म है, तो यहाँ पर कैसा होगा, लो प्रेशर। अब हवाएं किधर से किधर चलेगी आप बताओ, लो से हाई की ओर। अरे आपके पास पानी है, उसके पास पानी नहीं है, तो आपके पास हाई प्रेशर हुआ, उसके पास निम्न प्रेशर हुआ, है ना। तो आप वो पानी देगी आपको, वो पानी पिला सकती है आपको, आप ही पिला सकते हो। तो हवाएं किधर से चलेगी, हाई से ही जाएगी। भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो क्या हुआ, निम्न प्रेशर हुआ, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, निम्न प्रेशर हुआ। तो अब इसके पास तो कुछ है नहीं, लेने देने को कुछ है नहीं। अब या तो तू दे दे या फिर मैं मर जाऊंगा, और तो क्या होगा भाई, या तो तू दे दे या फिर अपन यही तो त्याग देंगे। तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर से क्या होगी, जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है, इधर से। अब शीत ऋतु वही हुई है अपने, शीत ऋतु। शीत ऋतु में ये वाला मौसम जो यहाँ पे है वो ठंडा इलाका हो गया, और ठंडा इलाका होने के कारण जो हवाएं हैं वो कैसी चलने लगी, आपके उत्तर पूर्व से किधर, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखो यहाँ पर कोई झीलें थी नहीं, यहाँ पर कोई झीलें थी नहीं। झीलें ना होने के कारण जो हवाएं हैं बिल्कुल शुष्कता से भरपूर थी, और शुष्क ही चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं इस तरीके से आई, ये चली गई बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, इधर तो आपके अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये हवाएं क्या चली गई, थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी में जुड़ गई, है ना।
अरे ऐसे ही चल रही है ना, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इनका इतना सही है, इलाका इतना सही है भाई। हवाएं ऐसे चल रही है तो हवाओं को कुछ वो थोड़ा ना होता है, ऐसे भी चल सकती है। अपना जो नीचे वाला जो दक्षिण भाग है वो छोटा है ना, ऊपर का बड़ा है भाई, ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है। तो ये इधर से आपके पूर्व क्षेत्र से ऐसे चलेगी, ठंडा तो इलाका उधर भी है, बंगाल की खाड़ी से गुजरेगी। अब मैंने अभी बताया जैसे जलीय क्षेत्र में जाएगी और वहां से क्या करेगी, नमी धारण। जैसे जल में जाएगी नमी धारण करेगी, नमी धारण करके ये वाला जो क्षेत्र आता है जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा तट आया, कोरोमंडल तट। तो अगर हम कहें कि शीतकालीन वर्षा कौन से तट पे होती है, तो शीतकालीन तट कौन से कहाँ पे होती है वर्षा, कोरोमंडल तट पे। ये वाला प्रोसेस समझ में आया, ये लौटते हुए मानसून का ऐसा ही है। तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखो अब, इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, ये भी लिख लेना। उत्तर पूर्व की तरफ से चलता है तो उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर से चलता है तो इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अब इसके अंदर आप लिखना, स्थल भाग, स्थल भाग के ठंडे होने से हवाएं, ठंडे होने से हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। वह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से गुजरते, बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए नमी धारण करके, नमी धारण करके कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। अब तट पूछे तो कोरोमंडल तट, अगर आपसे राज्य पूछे कि लौटते हुए मानसून से कौन से राज्य में वर्षा होती है, तो वो आएगा आपके सबसे प्रथम नंबर पे तमिलनाडु। कौन सा आएगा, तमिलनाडु। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो शीतकाल है उस शीतकाल के अंदर कौन से राज्य में वर्षा होती है, तो कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु में। और दूसरा आता है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा आता है आपके आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा सा केरल आता है और फिर थोड़ा सा कर्नाटक आता है। लेकिन सर्वाधिक अगर वर्षा पूछे तो वो कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु में। यहाँ तक क्लियर। और इस टाइम पे जो कोरोमंडल तट है उस कोरोमंडल तट पे बाढ़ की समस्या भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से सीधा पानी उठाएगी और जल्दी से यहाँ पे ये तट है यहाँ पे वर्षा कर देती है। तो शीतकालीन में बाढ़ की समस्या भी थोड़ी आपके तमिलनाडु के जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट है इसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें इतना सा थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये आपके आ गया शीतकालीन मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून। अब इसमें कोई दिक्कत हवाओं के अंदर, क्लियर। एक बार देखोगे, थोड़ा मैप ऐसा वैसा बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना अगर इच्छा हो तो, बाकी ऐसे भी याद रह जाएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी हवाओं की थोड़ी सी रहती है कि हाँ इस टाइप से चल रहा है, इस तरीके से चल रही है, क्योंकि थोड़ा इंटरलिंक सब में होता है, ज्योग्राफी ऐसा ही है जिसके अंदर इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हुए आपके लौटता हुआ मानसून। अब आपके जो ग्रीष्म ऋतु है, नेक्स्ट आएगी आपकी ग्रीष्म ऋतु। पहले हमने शीतकालीन शीत ऋतु पढ़ी थी, अब आएगी ग्रीष्म ऋतु, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।